students. Hello students. So today we are going to solve question number 4 of accounting ratio from the book DK Goyal. Clear? So the question is, hello students. So today we are going to solve question number 4 of accounting ratio from the book DK Goyal. Now let's see the question. Assuming the current ratio is 1.5:1, state the reason which of the following transaction would improve, reduce or not alter the current ratio. ठीक है, करंट रेशियो गिवन है 1.5:1 और ये कह रहा है कि आपको ये फॉलोइंग कंडीशंस दिए गए हैं, नीचे जो 16 कंडीशन दिए गए हैं, क्या इन कंडीशन में करंट रेशियो इंप्रूव करेगा, रिड्यूस होगा या नॉट अल्टर या कोई चेंजेस नहीं आएंगे करंट रेशियो में, ये हमें जज करना है, देखना है. नाउ सी, करंट रेशियो की वैल्यू जो है वो 1.5:1 है. सो लेट्स सी, लेट एज्यूम करंट रेशियो की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1,50,000 अपॉन 1 लाख हो जाएगा. क्लियर? अगर हम करंट रेशियो को एज्यूम करें कि 1,50,000 है, ठीक, 1,50,000 है और इसको अगर हम एज्यूम कर लें 1 लाख करंट लाइबिलिटी को, तो अगर हम इसको डिनोमिनेटर में चेंज करें तो ये तो 1.5:1 ही आएगा ना. बात तो बराबर है, ये इसके बराबर है. तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं, लेट करेंट रेशियो इक्वल टू 1,50,000 अपॉन 1 लाख रुपीज. या एक काम करो, छोटा फिगर ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, छोटा ले लो, 15,000 ले लो, कोई बात नहीं, 15,000 अपॉन 10,000. ओके, क्योंकि इसमें कोई डिजिट नहीं दिया गया तो हम कुछ भी ले सकते हैं. सो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम इसको भी डिनोमिनेटर सॉरी डेसिमल में चेंज करें तो यही आएगा, 1.5:1 आएगा. तो आपकी चीज़ों को आसान बनाने के लिए हमने करेंट असेट को 15,000 और करेंट लाइबिलिटी को 10,000 एज्यूम कर लिया है. नाउ सी द फर्स्ट कंडीशन. फर्स्ट इज रियलाइजेशन ऑफ द करेंट असेट. ओके, रियलाइजेशन ऑफ द करेंट असेट. एज यू नो, रियलाइजेशन का मतलब होता है कोई चीज को बेच देना. ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट आपने पार्टनरशिप में पढ़ा होगा. तो रियलाइजेशन ऑफ द करेंट असेट, अगर आप कोई करेंट असेट को सेल कर देते हो, सेल ऑफ करेंट असेट, तो आपकी करेंट असेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. ये डाउन का एरो, आई मेरे हिसाब मतलब मेरे अकॉर्डिंग डाउन का एरो मैं बना दे रहा हूं. इसका मतलब ये है कि ये डाउन जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है. ओके, एंड ऑल्सो अगर आप कोई करेंट असेट सेल करते हो तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन कैश. कैश तो आएगा ना कंपनी में, तो कैश इज द करेंट असेट एंड इट विल इंक्रीज. ओके, सो सपोज 15,000 अपॉन 10,000 दिस वैल्यू. इसमें मान लो कि आपने कोई सेल किया है एसेट, मान लो कि 1,000 का, और 1,000 का एसेट आपके कंपनी से चला गया, साथ में 1,000 रुपीज भी आ गया, तो क्या कोई फर्क पड़ा इस पे? नहीं पड़ा. 15,000 अपॉन 10,000 इट विल अगेन 1.5:1. कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई चेंजेस नहीं आए. सो यू विल राइट नॉट अल्टर, not alter or not change. Now see the second point. Payment of the current liability. Payment of the current liability. अगर आप current liability का पे करते हो, पेमेंट ऑफ करंट लाइबिलिटी, तो आपकी करंट लाइबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी. ओके, ऑल्सो अगर आप करेंट लाइबिलिटी का पेमेंट कर रहे हो तो योर कैश विल ऑल्सो बी गोइंग टू डिक्रीज. सो डिक्रीज इन कैश, भाई पेमेंट करिएगा तो कैश से ही तो करोगे, तो डिक्रीज इन कैश. सो ऑल्सो माई करेंट असेट विल डिक्रीज. लेट्स सपोज माई करेंट असेट is 15,000 and current liability is 10,000.
I will pay the liability of suppose 1000 rupees. Okay, so my liability will decrease by 1000 rupees. Also, my cash will decrease by 1000 rupees. So I will get 14,000 upon, this is the current ratio, okay, 9,000. So cancel out, 14 upon 9 will be 1.55. 1.55 is to 1. Okay. So here my current liability is 1.5 only, and sorry, current ratio is 1.5 is to 1, and this ratio is 1.55 is to 1. So you can say that your current ratio will improve. क्लियर है, इंप्रूव हो जाएगा आपका करंट रेशियो. नाउ सी द थर्ड पॉइंट, बीआर डिसऑनर. व्हाट इज बीआर डिसऑनर? अगर बीआर मतलब होता है बिल्स रिसीवेबल, और डिसऑनर मतलब होता है कि आपको किसी डेटर ने बीआर दिया था. बीआर का मतलब होता है एक डॉक्यूमेंट जिसपे एक डेट लिखा होता है. ठीक है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसपे डेट लिखा होता है कि भाई इस तारीख को मैं आपको, आप बैंक चले जाना, ठीक है, और आप मेरे बिहाफ से पेमेंट ले लेना, इस तारीख को मैं आपको पेमेंट कर दूंगा. तो उस चीज को बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल, बीआर. अब आप बैंक गए बीआर लेकर के, तो आपका बीआर डिसऑनर हो गया. क्लियर है, आपका बीआर जो है डिसऑनर हो गया. तो क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज इन कैश. ठीक है, डिक्रीज इन कैश. बीआर डिसऑनर हो गया मतलब कि आपको पैसा मिलने वाला था लेकिन नहीं मिला, पैसा मिलने वाला था लेकिन नहीं मिला, तो डिक्रीज इन द कैश, एंड योर कैश इज द करेंट असेट. करेंट असेट विल डिक्रीज. ऑल्सो अगर बीआर डिसऑनर हो गया है, योर डेटर विल बी इंक्रीजेज. ठीक है, योर डेटर विल इंक्रीज. अगर आपका बीआर डिसऑनर हो गया तो आपका डेटर क्या हो जाएगा, फिर से बढ़ जाएगा. जैसे समझो मेरी बात को, जैसे दिस, ये जो है ये एक डेटर है रमेश. क्लियर, ये एक डेटर है रमेश. इसने किसी को बीआर दे दिया. ठीक है, चाहे एक एग्जांपल समझो, चलो ठीक है, ये डेटर है रमेश, इसने एक बीआर दे दिया कि भाई इस तारीख को मैं आपको पेमेंट कर दूंगा. ठीक है, एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उसको इसने पेमेंट कर बीआर दे दिया है. अब क्या है कि एबीसी कंपनी के बुक में, एबीसी कंपनी का जो बुक था उसमें रमेश का जो नाम है वो डेटर की लिस्ट में था. क्लियर है, रमेश का जो नाम है वो डेटर की लिस्ट में था कि भाई रमेश से मुझे पैसा लेना है. ठीक, अब कंपनी ने क्या किया कि बीआर मिलने के वजह से, आज ये था कि आज हम सपोज कि 15 मार्च को, 15 मार्च को आप पेमेंट ले लीजिएगा, ऐसा इसने बीआर दिया था कि 15 मार्च को पेमेंट ले लीजिएगा. 15 मार्च के दिन जो है एबीसी का, एबीसी लिमिटेड कंपनी का अकाउंटेंट जो है रमेश को डेटर की लिस्ट से हटा देता है. क्यों? क्योंकि उसको ये पता था कि 15 मार्च आज है, और आज ये जो सॉरी, आज जो ये बिल्स रिसीवेबल दिया है ये क्लियर हो जाएगा और मेरे बैंक में पैसा आ जाएगा. मुझे रमेश से पैसा लेना था, आज मुझे पैसा मिल जाएगा. तो इसके अकाउंटेंट ने क्या किया, इसको डेटर की लिस्ट से हटा दिया और बीआर लेकर के बैंक के पास गया, बीआर जमा भी कर दिया. ये होता है कि जैसे कुछ दिन मतलब कुछ समय लगता है उसको क्लियर आउट होने में, आपके अकाउंट में पैसा आने पे. लेकिन क्या हुआ कि आपने तो जमा कर दिया, अकाउंटेंट ने जमा कर दिया और एंट्री भी कर दिया कि भैया कैश हमको मिल चुका है. एंट्री कर दिया कि कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश. रमेश पहले डेटर था लेकिन अब रमेश को हटा दिया और ये मान के चला कि भाई कैश आ चुका है मेरे बैंक में, क्योंकि रमेश ने कहा था कि भाई 15 मार्च को हम आपको पेमेंट कर देंगे, ये बीआर है, जाके आप जमा कर दीजिएगा. ये गया भी.
लेकिन अब क्या हुआ कि बी आर डिसऑनर हो गया, एनी हाउ डिसऑनर हो गया, साइन मैच नहीं हुआ होगा, अकाउंट में रमेश के अकाउंट में पैसा नहीं रहा होगा, जो भी वजह होगी। तो अब क्या करें, तो गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो डिक्रीज इन द कैश, अब आपको इसकी रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी। क्या एंट्री करेंगे, तो एंट्री विल बी रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने जो कैश वाली एंट्री की थी इसको फिर से नीचे करो। तो अब इससे क्या हुआ, डिक्रीज इन द कैश यानी करेंट एसेट डाउन जा रहा है, बट ऑल्सो योर डेटर विल इंक्रीज। जो डेटर यहां डिक्रीज हो रहा था रमेश, अब वो फिर से डेटर बन गया, यानी अब अकाउंटेंट रमेश का नाम फिर से डेटर वाली बुक में डाल देगा कि भाई इससे अभी हमको पैसा लेना है। सो द नेक्स्ट पॉइंट विल बी, फर्स्ट पॉइंट इज डिक्रीज इन द कैश एंड दिस इज करेंट एसेट। नाउ अगेन इंक्रीज इन डेटर and current asset will increase. Clear है? Now assuming 15,000 decrease in the cash, suppose कि कैश 1000 का था, increase in the debtor 1000 का था। भाई जितने का डेटर होगा उतने का ही तो कैश होगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि रमेश से हमको 10,000 लेने हैं और हम 5,000 की बात कर रहे हैं, नहीं, जो भी होगा बराबर होगा, डबल एंट्री सिस्टम होता है ना। तो इसको मिटा दो। So 15,000 minus 1,000 plus 1,000 divide by 10,000. It will cancel out. Again 15,000 upon 10,000. 1.5:1 यानी कि not alter, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। क्लियर है? चलिए लेट्स सी द फोर्थ पॉइंट। Fourth one is sale of the goods at par. Fourth point is sale of goods at par. par का मीन्स होता है फेस वैल्यू। If you sell the goods of 10,000 at 10,000 rupees, so it means that it is par, ठीक है। par का मतलब होता है फेस वैल्यू पे। अगर कोई गुड सेल कर रहा है par पर तो क्या होगा, चलो, if you sell the goods then what will happen, decrease in stock। if you sell the goods, okay, if you sell the goods, ठीक है, if you sell the goods of suppose 2,000 rupees, ठीक है। so what will happen, decrease in the stock of 2,000 rupees, 2,000 rupees का स्टॉक कम हो जाएगा, यानी कि करेंट एसेट डिक्रीज हो जाएगा। ऑल्सो व्हाट यू गेट, इंक्रीज इन कैश, यानी कि 2,000 रुपीज मेरे पास आ भी जाएगा, यानी करेंट एसेट इंक्रीज। ओके, सो करंट रेशियो इज 15,000 अपॉन 10,000। लेट्स सपोज 2,000 का जो स्टॉक है वो डिक्रीज कर रहा है, तो -2,000। ऑल्सो द कैश विल इंक्रीज बाय 2,000 प्लस 2,000। 1.5:1। अगेन नो चेंज, नॉट अल्टर और नो चेंज, जो भी लिखना चाहो लिख देना। क्लियर है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नाउ फोर्थ, अगेन फिफ्थ पॉइंट, सेल ऑफ द गुड्स एट द प्रॉफिट। क्लियर, सेल ऑफ द गुड्स एट प्रॉफिट। इफ यू सेल द गुड्स एट द प्रॉफिट, तो व्हाट विल हैपन, इफ यू सेल, फर्स्ट थिंग इज डिक्रीज इन स्टॉक ऑफ रुपीज। सपोज 2,000 रुपीज का स्टॉक आप बेच रहे हो, ओके, 2,000 रुपए का स्टॉक आप बेच रहे हो। डिक्रीज इन द स्टॉक, स्टॉक इज माई करेंट एसेट, करेंट एसेट विल डिक्रीज। व्हाट विल यू गेट, इंक्रीज, इंक्रीज इन कैश, इंक्रीज इन कैश। अब सपोज आपका जो इंक्रीज हो रहा है वो कितने का हो रहा है, मान लो कि 2,000 का गुड्स आप 3,000 में सेल कर रहे थे, योर करेंट एसेट विल इंक्रीज। समझ में आ रहा है, जो गुड्स की कॉस्ट थी वो 2,000 की थी और सेलिंग कितने पर हुई है, सेल्स प्राइस क्या है 3,000,
CP क्या है 2000 and selling price is 3000. Now what will happen? Decrease in the stock. It means current asset will goes down and increase in the cash. Cash 3000 yani current asset will increase. Now current ratio is 15,000 minus 2000 plus 3000 divide by 10,000. So 3 minus 2 1 yani 16,000. 3000 minus 2000 1000 and 1000 plus 15,000 16,000. 16,000 upon 10,000. 1.6 is to 1 यानी improve. Current ratio will improve. Okay, 1.6 है और यहाँ पर रेशियो था 1.5, so it will improve. Now sixth point is sale of the good at the loss. Okay, sale of the goods. The first thing is decrease in stock. Suppose the stock price is 3,000. Current asset will decrease. Okay, and increase in cash. If you sell any goods, what will you receive? Cash. So increase in the cash, but these goods are sell at the loss. Okay, so the stock of 3,000, suppose the stock of 3,000 rupees was sale for only 2,000 rupees, you are getting a loss of 1,000. So current asset will increase. ठीक है, लॉस है तो कोई बात नहीं है, 2,000 रुपए मेरे पास आ रहे हैं तो सो करंट एसेट इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, देन द करंट रेशियो विल बी 15,000 माइनस 3,000 प्लस 2,000 डिवाइड बाई 10,000. 3,000 माइनस 3 प्लस 2 यानी कि हो जाएगा माइनस 1,000. 15 माइनस 1 14,000. 14,000 बाई 10,000. इट विल 1.4 रेशियो 1 यानी रिड्यूस हो रहा है. करंट रेशियो इज रिड्यूसिंग. क्लियर. चलिए नोट कर लो, फिर इसको हम मिटा देते हैं. Seventh point, purchase of the goods for the cash. Purchase of the goods for cash. So what will happen if you do any purchases? Then increase in stock. So current asset will increase. Also for the cash, so decrease in cash. So current asset will decrease. क्लियर है. Current ratio is 15,000. Suppose you purchase the stock of rupees 1,000. Also you are losing rupees 1,000 cash. So minus, it will not change. ठीक है, no change. Okay, it will remain the same. कोई impact नहीं पड़ेगा. Now question number 8. Purchase of the goods on credit of 3 months. Clear है. Purchase of the goods. If you do any purchase, increase in stock. Increase in stock. Current asset will increase. But this purchase is not against the cash. This is the credit purchase. So my current liability will also increase. Increase in liability. Current liability will also increase. Suppose, now let's see, 15,000 upon 10,000. 15,000 upon 10,000.
increase in the stock. Suppose you purchase the stock of 2000, so your current asset will increase. Also, this purchase is the credit purchase. ठीक है, this is the credit purchase, so your liability will also increase by 2000. It is 17,000 upon 12,000. 17 upon 12, 1.41, 1.4 is to 1. It is reducing. Clear है? It is reducing. 0.8 reduce. ठीक है, सही है. Now ninth point number 9. Sale on the land on the long term deferred payment basis. नहीं, sorry. Sale of the furniture for cash. Sale of furniture for the cash. तो sale of furniture. Sale of the furniture for cash. तो क्या हो जाएगा? Increase in cash. Current asset will increase. 1 minute. Now see again. Ninth, sale of the furniture for the cash. Increase in the cash. करंट एसेट हो जाएगा. अब फर्नीचर सेल कर रहा है तो फर्नीचर तो इसमें हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि फर्नीचर इज नॉट माय करंट एसेट. क्लियर है? फर्नीचर जो है, फर्नीचर इज नॉट माय करंट एसेट, फर्नीचर इज माय लॉन्ग टर्म एसेट. ठीक है, नॉन करंट एसेट में आता है तो इंक्रीज इन द कैश हो जाएगा केवल. सो करंट एसेट 15,000. लेट द फर्नीचर कॉस्ट विल बी 2,000 अपॉन 10,000. 17,000 upon 10,000. It will 1.7 is to 1. It is improving. So the improve. Now 10. Sale of the machinery on the credit of 5 months. Sale of the machinery on the credit of 5 months. So sale of the machinery is not my current asset. Okay, so we will not discuss about it. And sale of the machinery on the credit of 5 months. अगर आप सेल कर रहे हो और क्रेडिट सेल कर रहे हो यानी कि आपका डेटर इंक्रीज कर रहा है, सो बाय दिस वे यू विल गेट इंक्रीज इन डेटर and it is my current asset will increase. Okay, so suppose current ratio is 15,000 upon 10,000. Your debtor of 1,000 will increase. It is 16,000 upon 10,000. 1.6 ratio 1. Your ratio is improved. 11th point, sale of the land on the long term deferred payment basis. ठीक है, सेल ऑफ द लैंड ऑन द लॉन्ग टर्म डिफर्ड पेमेंट बेसिस. देखिए डिफर्ड पेमेंट बेसिस क्या होता है. इसमें क्या इस पॉइंट में कि आप लैंड को सेल कर रहे हो, ठीक है, सेल तो कर रहे हो लेकिन लॉन्ग टर्म डिफर्ड पेमेंट बेसिस पर कर रहे हो कि भाई आप थोड़ा करके पैसा हमको देते रहना. ठीक है, तो इसमें जो ये है वो डेटर की कैटेगरी में नहीं आएगा क्योंकि आपने इसको लॉन्ग टर्म डिफर्ड पेमेंट में डाल दिया है.
मतलब कोई बहुत कॉस्टली जमीन थी, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं था कि वन टाइम पेमेंट किया जा सके या टू टाइम में पेमेंट किया जा सके। तो आपने क्या किया कि भाई सेल तो कर दिया है, एक लीज तैयार कर दिया, चाहे एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया कि आप हर साल थोड़ा 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 करके पैसा देते जाओगे लीज की तरह। क्लियर है? सो इसमें जो है नो इम्पैक्ट आएगा, नो इम्पैक्ट आएगा इसमें, सीधे सीधे लिख देना कि नो इम्पैक्ट, क्योंकि इसमें कोई भी करंट एसेट या करंट लाइबिलिटी की बात नहीं किया जा रहा है। क्लियर है? लैंड जो है वो भी करंट एसेट नहीं है, एंड डिफर्ड पेमेंट बेसिस इज नॉट अ डेटर। ठीक है, डिफर्ड पेमेंट बेसिस इज नॉट ए योर करंट एसेट। ठीक है, इट इज नॉट इन द, इट विल नॉट लाई इन द कैटेगरी ऑफ डेटर। सो पॉइंट नंबर 11 इज नो इम्पैक्ट या नो अल्टर हो जाएगा। पॉइंट नंबर 12, परचेज ऑफ द मोटर कार फॉर द कैश। 12, point number 12, purchase of the motor car for the cash. So let's see, motor car is not your current asset, but cash is your current asset. If you purchase a motor car, what will happen? Decrease in the cash. Clear? Decrease in cash. It means your current asset will decrease. Clear? Suppose current liability ratio is 15,000 upon 10,000. Your cash 20,000 will decrease. You will 13,000 upon 10,000. It means 1.3 is to 1. यानी कि your current ratio is reducing. Okay. Now 13th point, purchase a building on the credit of 4 months. Clear? Purchase a building. So building is not your current asset, but on the credit of 4 months. If you purchase a credit purchase, if you do a credit purchase, so your liability will increase. So what will happen? Increase in the liability. Okay, increase in the liability. Current liability will decrease, current liability will increase. Current ratio is 15,000 upon 10,000 plus, suppose your current liability will increase by 2,000, 15,000 upon 12,000, तो हो जाएगा 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 5 is 2, 5 upon 4, 5 4 1 जा 4 1, 1.25 is to 1, 1.25 is to 1. It means it is reducing. Clear? Reduce हो जाएगा, your current ratio will reduce. Now 14th point, 14th point is purchase a plot of land on the long term deferred payment basis. Again the same point is given, plot of land, ठीक है, it is not your current asset, and long term deferred payment is another thing, it is not a debtor. Okay, if you do any purchase, sorry, परचेज अ प्लॉट ऑफ लैंड, सॉरी यहाँ पॉइंट थोड़ा दूसरा है, इसमें सेल था, इसमें परचेज है, सॉरी सॉरी, परचेज अ प्लॉट ऑफ लैंड, प्लॉट ऑफ लैंड इज नॉट योर करेंट एसेट. ओके, एंड दिस इज नॉट, इफ यू डू एनी क्रेडिट परचेज इट विल नॉट कम इन टू द करेंट लाइबिलिटी. ठीक है, बिकॉज इट इज द लॉन्ग टर्म डिफर्ड पेमेंट बेसिस है. आई बात समझ में? इट इज द लॉन्ग टर्म डिफर्ड पेमेंट बेसिस है, इट विल नॉट लाई अंडर द क्रेडिट. सो हियर not alter, the answer will be not alter. 15th number, 15th point is repayment of the long term loan which was availed from the bank. Repayment of the long term loan which was availed from the bank. आपने किसी लॉन्ग टर्म लोन का रीपेमेंट किया है, पेमेंट किया जो कि आपने बैंक से लिया था. So
see very carefully, the long term loan, okay, long term loan hai, long term loan is not your current liability, clear, it is not your current liability. So what will happen, long term loan का आपने repayment किया है from the bank, so what will happen, decrease in the cash, decrease in बैंक लिख सकते हो, अगर आपने बैंक से पेमेंट किया तो आपका बैंक बैलेंस तो कम हो गया होगा ना, सो डिक्रीज इन द बैंक यानी कि योर करंट एसेट विल डिक्रीज. सो नाउ सी करंट रेशियो इज 15,000 अपॉन 10,000, okay, and your current asset is decreased by 2,000 suppose, so 15 minus 2 13,000 upon 10,000, 1.3 is to 1, it means it is reduced, clear. सही है. And the last sixth part, 16th part, issue of the share for the cash. आप कैश के लिए शेयर इशू कर रहे हो, तो इशू ऑफ द शेयर इशू ऑफ द शेयर, इट इज नॉट योर करेंट असेट, शेयर इट इज नॉट योर करेंट असेट, शेयर इज नॉट ए करेंट असेट, ओके, बट on issuing the share what will you get, you will get a cash, so increase in cash, and cash is my current asset will increase, so the ratio will be 15,000 upon 10,000, suppose cash will increase by 2,000, 17,000 upon 10,000, 1.7 is to 1, improve, okay, by this way your all 16th point is completed. ठीक है, इसको रिवीजन कर लेना, देख लीजिएगा, ठीक है.